नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ अपने इस नए वीडियो के साथ। और ऐसे सब बच्चे जिनके मस्तिष्क में लगातार प्रबल ये एक जुनून सा चल रहा है कि उनको रीट में सिलेक्शन लेना है, तो ध्यान रखिए, रीट में सिलेक्शन लेने वाला बच्चा अपने हर प्रयास को पहले से ज़्यादा बेस्ट, पहले से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। और जब तक आपकी अभिप्रेरणाएं, जब तक आपकी भूख सफलता के लिए बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, तब तक आप निश्चित तौर पर आप सफलता अर्जित नहीं कर पाते हो। ये हमेशा का एक सिद्धांत होता है। तो मैं उन सभी बच्चों का जिनका एक सपना है रीट में सेलेक्ट होने का, जिन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ने की सौगंध खा रखी है, हर उस बच्चे के साथ मैं अपने इन वीडियोस को लेकर के हूँ। और मैंने अपने हर वीडियो में जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है आपको पढ़ाने के लिए, वो सारे टॉपिक आप ही लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, आप लोगों की जो मुझसे क्वेरी रहती है कि सर आप इन टॉपिकों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दे करके पढ़ाइए, उन सभी टॉपिकों पर मैं आपके बीच क्रमवार में आता जा रहा हूँ। तो बच्चों, इस एक श्रृंखला में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक जो हर बार बात बोलता हूँ कि आप इन वीडियोस को हमेशा एक लगातार क्रम में आप देखिए, जिससे अवधारणाओं का एक सरल से कठिन की ओर का जो क्रम होता है वो आपका बना रहे। एक जो रिदम जो होता है, एक लय जो होती है, वो लय आपकी बनी रहती है, तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। तो मेथोडोलॉजी के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपका एक ज़बरदस्त समर्थन मुझे मिल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा लगाव तो मेरे से रखते ही हैं। मैं आप सभी उन बच्चों का धन्यवाद हमेशा प्रेषित करता हूं। लेकिन आज मैं बच्चों की विशेष फरमाइश पर मैं साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा प्रारंभ करता हूं। और साइकोलॉजी जो है वो रीट में सिलेक्शन का दृढ़ आधार होती है। हर बच्चा जानता है इस बात को कि जिस बच्चे की साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है रीट में, वो सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होते ही हैं। तो मैं ये विचार करके कि मेथोडोलॉजी के साथ साथ मैं बराबर आपके साइकोलॉजी के भी कुछ अच्छे टॉपिकों पर चर्चा करता रहूं, तो समावेश करने का मैंने प्रयास किया है। और मेथड्स के बीच में ये मेरे साइकोलॉजी के अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये वीडियो आते रहेंगे। और मैं आपसे हमेशा एक बात ये बोलता हूँ जो आप कई सारे बच्चे पालन भी करते हैं, और मैं उन सबको नोट करता जाता हूँ कि आपके जो बिंदु जिन पे आप चर्चाएं करवाना चाहते हो, जिन पे आपकी समझ एक बनाना चाहते हो, पहले से ज़्यादा बेटर, अगर कहीं आपको लगता है कि आपके सीखने में, आपके समझने में कोई कमी पहले रह गई है, रिक्तता है, उसको दूर करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना मैसेज जो है वो आप मुझे डालिए, और आप लोगों की जिज्ञासाओं पर मैं हर बार बात करूंगा। तो आज बच्चों मैं जिस एक महत्वपूर्ण खंड पे चर्चा करने जा रहा हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी के, वो महत्वपूर्ण खंड होता है जिसको बच्चे कई बार अपने जिज्ञासा प्रश्न, अपने शंकाएं आशंकाएं जो होती हैं, वो कई बार मुझसे शेयर करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। और वो टॉपिक है अधिगम की अवस्थाएं और अधिगम के वक्र। तो अधिगम के जो वक्र होते हैं उसमें बच्चों ने कुछ अलग अलग स्रोत से कुछ भ्रामक कहीं जब पढ़ा होता है, तो उनके दिमाग में कहीं एक भ्रम ये रहता है, एक शंका रहती है, एक घबराहट होती है कहीं कि क्या वो वक्र को जिस नाम से और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, खासतौर से सकारात्मक और नकारात्मक वक्र की जो बात होती है, तो बच्चों के मस्तिष्क में वो कहीं एक घबराहट के तौर पर विद्यमान होती है। तो मैं आज बच्चों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर मैं आपको अधिगम की अवस्था है और अधिगम के वक्र में आपको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप जानते हैं अधिगम जो होता है, अधिगम जब हम पढ़ना शुरू करते, चूंकि मैं पाठ को किसी भी अध्याय को मैं बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्टिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो सारा आपका पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, और मेरे वीडियोस उन बच्चों के लिए ही है जिन बच्चों को अपने सीखने की रिपेयरिंग करनी है। जो कुछ उन्होंने इतना सारा लिख रखा है, इतना सारा पढ़ रखा है, अब लिखना पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं है, वो सिर्फ रिपेयरिंग चाहते हैं अपने पढ़ने की, अपने सीखने की, उनकी रिपेयरिंग के लिए मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। तो आज मैं अधिगम को मैं स्टार्ट करूंगा, और अधिगम को बिल्कुल मैंने जैसे कहा प्रारंभ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अधिगम को मैं अधिगम के एक महत्वपूर्ण खंड से प्रारंभ कर रहा हूँ, जहाँ अधिगम की अवस्था है और अधिगम के वक्र एक आपका टॉपिक होता है। तो बच्चों, अधिगम को आप जानते हैं, अधिगम जो होता है
व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होता है वो अधिगम कहलाता है। और ध्यान रखिए, ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है वो शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से हो सकता है, अनुभवों के माध्यम से हो सकता है, लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। तो जैसे अलग अलग परिभाषाएं हैं, जैसे स्किनर की परिभाषा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम होती है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि नवीन ज्ञान, नवीन आदतों, नवीन अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं अधिगम की दी, उस आधार पर हम ये देखते हैं अधिगम की विशेषताओं में कि अधिगम सदैव सतत होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। तो ये अधिगम की सीखने की जो स्थिति होती है, वहाँ पे एक टॉपिक आपका आता है, वो टॉपिक आपका जुड़ता है, और वो टॉपिक आपका होता है जिस टॉपिक में हम बात करते हैं अधिगम की अवस्थाएं और अधिगम के वक्र की। तो ये जो अधिगम की अवस्था है, अधिगम के वक्र क्या है, पहले मैं इस प्रथम उस पर बात करूँ, अधिगम की अवस्थाएं, और उसके बाद हम अधिगम वक्र पे बात करेंगे। विद्यार्थियों, अधिगम की अवस्था आप सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का एक बार थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में एक बार पुनरावृत्ति कीजिए। कोई बालक जब होता है, जब किसी भी नवीन विषय वस्तु को सीखता है, सीखना चाहता है, उस सीखने की प्रक्रिया में उसके सीखने की गति हमेशा एक समान कभी होती नहीं है, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो विषय वस्तु क्या है, उस बच्चे की उस सीखने के प्रति अभिप्रेरणा क्या है, जिज्ञासा क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है। इस पर सीखने की मात्रा और सीखने की गति निर्भर करती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम प्रक्रिया, उस अधिगम प्रक्रिया में उन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया, 4 प्रमुख अवस्थाओं का उल्लेख किया, और उन 4 अवस्थाओं के आधार पर ही हम अधिगम वक्र की कल्पना करते हैं, अधिगम वक्र को हम डिफाइन करते हैं। तो सीखने की अवस्थाएं 4 क्या होती हैं, किन 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया, वो 4 अवस्थाएं थी। सबसे पहली थी प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक स्फुरण, और जिसे हम बोलते हैं बिगिनिंग स्पर्ट। प्रारंभिक अवस्था क्या होती है सीखने की अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था ये वो अवस्था होती है जहां एक बालक सीखने के प्रति इतना जिज्ञासु होता है, उसकी अभिप्रेरणाएं, उसकी अभिरुचियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो सीखने को बड़ी तीव्र गति से करता है। और आप और हम व्यवहारिक तौर पर इस बात को जानते हैं कि हम जब भी किसी काम को, नवीन काम को सीखने के लिए जाते हैं, तो शुरू में बड़ी तीव्र ऊर्जा के साथ हम पढ़ते हैं। आप विद्यालय जीवन में थोड़ा सा नजर डालिए। विद्यालय जीवन में बच्चा जब सुबह सुबह विद्यालय जाता है, तो प्राय अधिकांश कठिन विषय जो है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, ये जैसे विषय जो है, इनके कालांश प्रारंभ में रखे जाते हैं, मध्याह्न पूर्व रखे जाते हैं। उसका कारण ये होता है, उसका कारण ये सिद्धांत होता है कि बिगिनिंग स्पर्ट में, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, अभिप्रेरणा जो होती है सीखने की, जो उसकी अभिरुचि जो होती है, जो उसका ऊर्जा स्तर होता है, वो प्रबल होता है, और वो अत्यंत प्रबल होता है। तो प्रबल होने की स्थिति में फिर बच्चे की सीखने की जो गति होती है, सीखने की गति और सीखने की मात्रा, ये अत्यधिक तीव्र होती है। बिगिनिंग स्पर्ट में हम बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये पहला एक चरण होता है, प्रथम चरण आप इसे बोल सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक नाम और दिया, प्रारंभिक त्वरण। प्रारंभिक त्वरण, एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये जो इनिशियल एक्सेलरेशन जो होता है, बिगिनिंग एक्सेलरेशन जो होता है, बिगिनिंग स्पर्ट होता है, इसमें बच्चे की अभिरुचियां, उसकी अभिप्रेरणाएं, उसकी ऊर्जा जो होती है वो अत्यधिक प्रबल होती है, और वहां बच्चा बहुत अधिक तीव्र मात्रा में बच्चा सीखता है। ये एक पहली अवस्था होती है। हम दूसरी अवस्था की बात करें, दूसरी अवस्था होती है जिसे हम नाम देते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने जिसे नाम दिया, वो होती है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था, जिसे मिडिल स्पर्ट भी कहते हैं। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये दूसरा चरण होता है।
तो सीखने की प्रक्रिया के इस दूसरे चरण में विद्यार्थी जो होता है उसकी जो अभिप्रेरणा और अभिरुचियां, जो उसकी ऊर्जा जो होती है वो थोड़ी सी मंद पड़ने लगती है। और वो मंद पड़ने लगती है, उस मंद की अवस्था में जो अभिप्रेरणा अभिरुचि जो होती है, ऊर्जा जो होती है सीखने की, वो मंद पड़ने लगती है। और मंद पड़ने लगती है तो फलस्वरूप सीखना जो होता है वो सीखना धीमा हो जाता है। सीखना जो होता है वो उसका धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये मिडिल स्पर्ट की बात है, मध्य स्फुरण, मध्य अवस्था की बात होती है ये। तो प्रारंभ में आपने क्या पढ़ा? प्रारंभ में बच्चे की सीखने की गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है, और इसलिए तीव्र होती है कि उसकी अभिप्रेरणाएं, उसकी जिज्ञासाएं, उसकी अभिरुचियां, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रबल स्तर पर होती है, फलस्वरूप तेजी से सीखता है। और मध्य स्फुरण में, मध्य अवस्था में बच्चे की अभिरुचियां, अभिप्रेरणाएं जो होती है वो थोड़ी सी मंद होने लगती हैं, तो सीखने की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। और तीसरी अवस्था क्या होती है? तीसरी अवस्था होती है पठार, दैट इज प्लेटू। ये जो तीसरी, ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था होगी, और ये परीक्षा में प्रश्न आपका कई बार बना है रीड में। और ये अधिगम वाला अध्याय जो है आप जानते हो, रीड के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सब के लिए कॉमन होता है। तो अधिगम वाले इस अध्याय को जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए, आपको हर हालत में ये जो खंड है, क्योंकि मैं जब वीडियोस देखता हूँ, नेट पे कई सारे पढ़े, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पढ़े हैं, मैं हमेशा एक कमी उनमें पाता हूँ कि बच्चों की जिज्ञासाओं को बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर करने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि मैं आपके साथ आकर के हर खंड पर 30 से 40 मिनट तक छोटा वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगा, और प्रत्येक खंड में हम एक टॉपिक को बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक उसको कंप्लीट करेंगे। हर टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, और ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं ये आपकी साइकोलॉजी को, आपके रीड कंडक्ट होने तक इतना मजबूत बना देंगे, आपकी साइकोलॉजी को और आपके मेथड्स को। और ये मैंने बीड़ा उठाया है, और आप लोगों के साथ दम लगा करके पूरी ताकत से, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा के साथ मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ध्यान रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके अंदर कहीं सफलता को पाने की भूख, एक आग होती है। तो ये जो पठार जो होता है, तो हमने, ये तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था प्रारंभिक अवस्था, जहाँ अभिप्रेरणाएं, अभिरुचियां प्रबल है, ऊर्जा प्रबल है, जहाँ बच्चा बहुत तीव्र गति से सीख रहा है। मध्य अवस्था, मिडिल स्पर्ट, जहाँ पे बच्चे की अभिप्रेरणाएं, अभिरुचियां थोड़ी सी मंद होती है, ऊर्जा थोड़ी सी मंद होती है, सीखना धीमा हो जाता है। और ये प्लेटू होता है अधिगम का पठार जिसे बोलते हैं। और अधिगम का पठार, यहाँ सीखना जो होता है, अभी हम वक्र के माध्यम से, अभी इन तीनों चारों अवस्थाओं को अभी हम रेखांकित करेंगे, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, फिर वक्र के नाम हम बताएंगे। तो सीखना जो होता है वो लगभग स्थिर हो जाता है, और सीखना स्थिर हो जाता है मतलब जो गति होती है, गति में ना तो तीव्रता होती है और ना ही मंद होती है। ना तो तीव्र होती है, ना तो कहीं उठान होता है, उसमें ना गिरावट होती है, ना ह्रास होता है, ना वर्धमान होता है, वृद्धि होती है। तो एक स्थिरता आ जाती है, जिसे हम ये मान सकते हैं, एक सरल भाषा में अगर माने, कि सीखना बालक का रुक जाता है। यद्यपि आप इस बात को जानते हो, सीखना रुकता कभी नहीं है बालक का। वो सीखना जो होता है, क्योंकि सीखना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो सीखने का पठार उस अवस्था को हम बोलेंगे जहां प्रारंभ से बहुत ज्यादा तीव्र सीख रहा है, फिर थोड़ा सा मंद हुआ, लेकिन बीच में एक अवस्था ऐसी आ गई है जहां पे ना सीखना तीव्र है ना मंद है। तो वहां वो अवस्था जो स्थिर अवस्था है, वो स्टेज जो है, वो पठार, वो प्लेटू है। तो ये तीसरी अवस्था होती है। और चौथी अवस्था होती है, जो चार अवस्थाओं का मैंने उल्लेख किया, चौथी अवस्था होती है अंतिम अवस्था। और अंतिम अवस्था जिसे हम बोलते हैं लास्ट स्पर्ट। ये अंतिम अवस्था होती है, अंतिम स्फुरण। और इस लास्ट अवस्था में क्या होता है,
आप देखिए फिर प्रारंभ से समझिए, प्रारंभ में एकदम तीव्र है, फिर थोड़ा सा मंद होगा, फिर एक स्थिर हो जाएगा, लेकिन ये अंतिम स्फुरण जो होता है, तीसरे स्फुरण, यहाँ पे बालक को जैसे ही पता लगता है कि सीखने का जो समय है वो समाप्त होने वाला है, सीखने की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है, अभ्यास उसके सीखने की जो है समाप्त होने वाले हैं, तो अंत में आते आते वो अपनी गति को पुनः तीव्रता देता है। तो उसकी सीखने की जो गति होती है अंत में एकदम पुनः तीव्र हो जाती है, ये अंतिम स्फुरण होता है। तो सीखने की गति पुनः तीव्र हो जाती है, और पुनः तीव्र इसलिए, और मैं आपको बता दूं फिर बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हर बात आपके लिए प्रमाणिक है, आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी तथ्य को, किसी बात को। मैं आपको जो प्रमाणिक स्रोत के मैंने आपको कहा, हमेशा मैंने बच्चों को मना किया है कि अधकचरी गाइडों से मत पढ़िए, अधकचरे अप्रमाणिक तथ्यों को मत आप देखिए, बिल्कुल प्रमाणिक स्रोत से प्रमाणिक बातों को आप सीखिए, प्रमाणिक बातों को आप जानिए, ये कभी भी आपको धोखा देने वाली नहीं है। तो मैं हमेशा एक विस्तृत अध्ययन का, विस्तारित अध्ययन का हमेशा समर्थक रहा हूं। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास स्टडी मटेरियल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लर्निंग आपके सोर्सेज हैं, वहाँ सबसे आप सीखिए प्रमाणिकता, लेकिन जांच करें। तो जो तीसरी स्टेज हो, चौथी स्टेज जो होती है, उस चौथी स्टेज में बच्चे को जैसे ही ये आभास होता है कि सीखने का अभ्यास, सीखने की गति समाप्त होने वाली है, सीखने का समय समाप्त होने वाला है, वहाँ उसकी गति पुनः एकदम तीव्रता लेती है। और आप देखिए, हम अपने सामान्य जीवन पे अगर हम नजर डालें तो आपको पता है कि जैसे हमको पता लगता है कि समय समाप्त, हम पेपर भी सॉल्व करते हैं, हम सीखने का घर पे भी काम करते हैं, जैसे ही परीक्षा का समय आता है हमको पता लगता है कि अब समय समाप्त कंप्लीट होने वाला है, सब रहने, हम सीखने की गति को लास्ट में एकदम फिर तेज कर देते हैं। ये चौथी अवस्था होती है। तो 4 अवस्थाओं का जिक्र किया मैंने, 4 अवस्थाएं। सबसे पहला बिगनिंग स्पर्ट, प्रारंभिक अवस्था, जहाँ बच्चे की ऊर्जा, बच्चे की अभिप्रेरणा, बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे की अभिरुचि बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो बहुत ज़्यादा तेज सीखेगा। दूसरी अवस्था मिडिल स्पर्ट, मध्य स्फुरण, मध्य अवस्था, जहाँ पे उसकी अभिप्रेरणाएं, उसकी अभिरुचि, उसकी जिज्ञासा थोड़ी सी मंद होती है, फलस्वरूप सीखना जो होता है वो धीमा हो जाता है। जो तीसरी स्टेज अधिगम का पठार, प्लेटो ऑफ लर्निंग, और इसमें क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि प्लेटो के कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे अधिगम का पठार मैंने अभी चर्चा की, तो बच्चे का सीखना स्थिर हो जाता है, वहाँ के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसकी मानसिक थकन हो सकती है, उसकी शारीरिक मानसिक कोई अनवस्था हो सकती है, वातावरण का कोई दोष हो सकता है, उसकी विषय में रुचि समाप्त हो सकती है जिस विषय को सीख रहा है, शारीरिक या मानसिक थकन का जैसे मैंने उल्लेख किया वो हो सकता है, अधिगम के पठार के कई सारे कारण हो सकते हैं। और चौथी अवस्था जो लास्ट स्पर्ट होता है, अंतिम अवस्था, अंतिम स्फुरण होता है, वहाँ पे बच्चे को जैसे ही लगता है कि सीखने का समय समाप्त होने वाला है, तो इसको देख करके बच्चा अंत में उन्हें अपने सीखने की गति को तीव्र कर देता है, ये लास्ट स्पर्ट होता है। तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं को जब ग्राफिक के माध्यम से जब हमने रेखांकित किया तो हमको कुछ अधिगम के वक्र प्राप्त हुए, और इस सीखने की गति को जो कभी तीव्र है, कभी मंद है, कभी रुक गई है, कभी स्थिर है, तो कभी तीव्र है, कभी मंद है, कभी स्थिर है, कभी रुक जाती है, इस सारी चीज को देख करके मनोवैज्ञानिकों ने एक ग्राफ, एक वक्र के तौर पर इसको प्रदर्शित किया, और प्रदर्शित किया जिसे हम कहते हैं अधिगम के वक्र, लर्निंग कर्व्स, लर्निंग कर्व्स। और ये अधिगम के वक्र परीक्षा में आपके सीधे कनेक्ट होते हैं, परीक्षा में आपके ये सीधे परीक्षा में जोड़ते हैं ये प्रश्न। तो मैं आपको ये जो 4 अधिगम के वक्र हैं प्रमुख तौर पे, उस पर हम लोग बात करते हैं। वक्र अधिगम के 4 कौन से होते हैं? सबसे पहला वक्र होता है जिसे हम धनात्मक, जिसे हम सकारात्मक, जिसे हम वर्धमान, जिसे हम नतोदर वक्र बोलते हैं। ध्यान रखिए, नाम चारों को ध्यान रखना है। धनात्मक वक्र होता है, सकारात्मक इसे बोलते हैं, वर्धमान वक्र इसको बोलते हैं, नतोदर वक्र इसको बोलते हैं। कुछ बच्चों का नतोदर उन्नतोदर यही गड़बड़ था,
और मैंने इस बात को देखते हुए कि बच्चों की जिज्ञासा, ये शंका बच्चों को कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और मुझे बच्चों ने व्यक्तिगत मैसेज करके इस बात को कहा कि सर इस पे चर्चा आप कीजिए। तो नतोदर वक्र, और इसे हम धनात्मक, सकारात्मक, वर्तमान नतोदर वक्र, इसे हम अंग्रेजी बोलते हैं कॉनकेव कर्व। तो ये वक्र कौन सा होता है? ये वक्र होता है, आप देखिए इसको, क्योंकि हमने कहा ये सीखने की गति और सीखने की जो मात्रा है, तो ये तीव्र होगी, कभी मंद होगी, उसको हम वक्र के माध्यम से एक गणितीय तौर पर उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप इसे देखिए, जैसे एक एक्सिस पर आपका सीखने का समय है, सीखने का समय या सीखने के आपके प्रयास हैं, तो सीखने का समय या सीखने के प्रयास आपके एक अक्ष पर हैं, और इस दूसरे अक्ष पर आपके सीखने की मात्रा है, सीखने की मात्रा। तो नतोदर वक्र जो होता है, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र जो होता है, कॉनकेव वक्र जो होता है, वो आपका इस शेप का आता है। और इस शेप को आप देख रहे हैं यहां सीखने की गति पहले मंद है और बाद में जाकर के तीव्र होती है। तो सकारात्मक धनात्मक वक्र कौन सा होगा? जब सीखने की गति प्रारंभ में मंद तथा बाद में तीव्र हो। जब सीखने की गति जो होती है वो प्रारंभ में मंद है, बाद में तीव्र है, तो प्राप्त होने वाला जो वक्र होता है वो धनात्मक वक्र होता है या सकारात्मक वक्र होता है, वर्धमान वक्र होता है नतोदर। वर्धमान जो वृद्धि को बताएगा, वर्धमान जो उन्नति को बताएगा, प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र, और इसको बोलते हैं कॉनकेव कर्व। और ये मैं आपको बिल्कुल 100%, 1000% आपको प्रमाणित बता रहा हूँ। आप इसके आंख बंद करके, मैंने आपको बोल ही दिया था कि मैं आपके बीच में जब किसी टॉपिक को लेकर के आऊंगा, आंख बंद करके आप उसे विश्वास कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो निश्चित तौर पर इस एक खंड में हमने बात की धनात्मक सकारात्मक वक्र, ये वर्धमान वक्र होता है। दूसरा वक्र कौन सा होता है? दूसरा वक्र आप देखिए, दूसरे वक्र को मैं, दूसरा वक्र कौन सा होगा तो मैं इसी में संशोधित करता हूँ, वो इसका विपरीत होगा, और वहां भी वक्र ऐसे ही आएगा। दूसरा वक्र होता है नकारात्मक, या ऋणात्मक या ह्रास, या जिसे हम कहेंगे उन्नतोदर, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। ये हमारा सीखने का दूसरा वक्र होता है, और इसकी जो शेप आती है, इसकी शेप कैसी आती है? इसकी शेप आती है जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है लेकिन बाद में मंद हो जाती है। जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र हो और बाद में मंद हो। तो आप जैसा वक्र में देख पा रहे हैं, ये वक्र एक उत्तल, इसीलिए हमने इसको कॉन्वेक्स कर्व कहा। ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक इसलिए क्योंकि इसकी गति जो है अधोगति है, नीचे की ओर जाने वाला वक्र है, वो ऊपर की ओर जाने वाला वक्र था, इसलिए हमने उसको धनात्मक सकारात्मक का। ये ऋणात्मक या नकारात्मक इसलिए है क्योंकि इसकी गति जो है वो नीचे की ओर है, प्रारंभ में एकदम तीव्र जा रहा है लेकिन बाद में इसकी गति नीचे की ओर होती है, दिशा नीचे की ओर होती है, यानी कि अंत में गति जो होती है वो मंद होती है। तो इस वक्र को हम बोलते हैं नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक यानी कि ह्रास वक्र यानी कि उन्नतोदर वक्र। और नतोदर और उन्नतोदर, इन दो शब्दों से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं, और मैं अब बच्चों को याद करने के लिए, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ क्लास में, बच्चों को याद करने के लिए मैं हमेशा ही उनको शब्द बताता हूँ, उनको एक जुगाड़ बताता हूँ। तो जुगाड़ उन्नतोदर में शब्द पहले आता है उन्नत,
बच्चे ये भूल जाते हैं कि पहले कौन सा तीव्र है, पहले कौन सा मंद है। तो याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्नत शब्द पहले आ रहा है। उन्नत का मतलब बढ़ना, यानी कि जब प्रारंभ में बढ़ेगी और जब प्रारंभ में बढ़ेगी तो अंत में गिरेगी। एक स्थिति है प्रारंभ में कम है और अंत में तीव्र है, इसमें उन्नत शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब प्रारंभ में तीव्र है, उन्नत है, तेज है और बाद में गिरेगी। तो ध्यान रखिए, ऐसा वक्र, ऐसा जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र हो और बाद में मंद हो, उस वक्र को प्राप्त होने वाला जो वक्र होता है वो नकारात्मक वक्र होता है, ऋणात्मक वक्र होता है, ह्रास वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कर दिए। ये दूसरी प्रकार की वक्र की स्थिति है। तीसरा वक्र कौन सा होता है? तीसरे वक्र को देखिए, तीसरा वक्र होता है सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र होता है, और सरल रेखी वक्र इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। और स्ट्रेट लाइन कर्व जो होता है, जब सीखने की गति संपूर्ण प्रक्रिया में एक समान होती है। ध्यान रखिए, जो तीसरा वक्र होता है सरल रेखी वक्र, इस सरल रेखी वक्र में ये उस दशा को दर्शाता है जब एक बालक सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया में एक समान गति से सीखता है। तो एक समान गति से सीखेगा, न कोई तीव्रता न मंदता, एक समान गति है, यानी कि तो वो प्राप्त होने वाला वक्र स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखी वक्र होगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे जो बच्चों ने ऑफलाइन पूछी थी कि सर ये जो 4 प्रकार के वक्र होते हैं, इनमें सबसे कम कौन सा वक्र पाया जाता है बच्चों के सीखने की समय और उसकी मात्रा, सीखने की मात्रा के आधार पर देखा जाए। ध्यान रखिए, ये वक्र, ये स्थिति सबसे कम पाई जाने वाली स्थिति है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, प्राय ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता मंदता उसका एक स्वाभाविक गुण है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आपको शुरुआत की मैंने वीडियो की, तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पर सीखना, उसकी अभिप्रेरणा, उसकी अभिरुचियों, उसकी ऊर्जा, उसके सीखने की जिज्ञासा की प्रबलता इस पर डिपेंड करती है, और ये वेरिएशन होता रहता है। तो ये तीव्रता मंदता आती रहती है, तो फलस्वरूप जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है। तो एक समान गति से बच्चा सीखे ऐसा बहुत कम होता है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, यहाँ ध्यान रखेंगे आप, सबसे कम प्राप्त होने वाला वक्र होता है, सबसे कम प्राप्त होने वाला वक्र है। तो सरल रेखी वक्र, तो पहला वक्र हमारा उन्नतोदर, जिसको हमने कॉन्केव कहा, जिसको हमने सकारात्मक धनात्मक कहा, जब प्रारंभ में गति मंद हो बाद में तीव्र हो। और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स, जिसको हमने कहा नकारात्मक ऋणात्मक का, ह्रास का, जिसमें सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र है बाद में मंद है। और तीसरा वक्र है सरल रेखी वक्र। और लास्ट जो वक्र है, लास्ट वक्र चौथा, सीखने का समय प्रयास। चौथा वक्र होता है अंतिम वक्र चौथा वक्र जो होता है सीखने का, वो होता है एस आकारीय। और एस आकारी कौन सा होता है? एस आकारी, इसको अंग्रेजी में एस शेप। और एस शेप जो होता है, जब बच्चा प्रारंभ में धीमे सीखता है, फिर तीव्र हो जाता है, फिर मंद हो जाता है। तो प्रारंभ में मंद, बाद में तीव्र, फिर मंद। तो
ये जो स्थिति होती है एस आकारी की, जहाँ एक अनियमितता सी होती है, जहाँ पे एक स्थिर गति नहीं होती, या मंद होकर के एकदम तीव्र होकर के एकदम मंद, ये एक रूपता नहीं होती है। तो जहाँ मंदता, तीव्रता, फिर मंदता ये दिखाई पड़ती है, ये एस आकारी वक्र होता है, एस शेप जो। तो नतोदर, उन्नतोदर, सरल रेखी और एस आकारी। और एक अवस्था आपको और बता दूं, जो पठार की स्थिति है, पठार, अधिगम का पठार, वो अधिगम का पठार क्या होता है, जो मैंने अभी आपसे बात की थी, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार। और बच्चों, अधिगम का पठार होता है एक बच्चा जो सीख रहा है, सीखने की गति में है, मान लीजिए उसे तीव्र सीखा है, उसके बाद उसकी गति मंद है, और मंद होने के बाद फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर वो ये जो स्थिति है, जहाँ पर उसका सीखना स्थिर हो जाता है, और फिर अंत जो आता है, तो यहाँ जैसे तीव्र है, फिर यहाँ पर स्थिर है, और यहाँ पर अंत में फिर तीव्र हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था, और ये अंतिम अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में वो स्थान, वो स्थिति जहाँ पे उसका सीखना स्थिर है, ना तो गति तीव्र है ना मंद है। और ध्यान रखिए, ऐसी अवस्था में जो लाइन आपको प्राप्त होती है अधिगम वक्र की, वो लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा में एक वक्र प्राप्त होता है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्राप्त होती है। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये अधिगम के पठार को, ये अधिगम का पठार है, ये पठार है। तो बच्चों, ये इस एक खंड पे मैंने आपके साथ बात की है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अधिगम, जिसे हमने कहा अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया, सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर हमेशा हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर होती है। तो सीखना आपका हमेशा होता है, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया मंदता और तीव्रता के हिसाब से प्रदर्शित की जाती है वक्रों में। और ये वक्र जो है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे सीधे जुड़ते हैं कि किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, बाद में तीव्र होती है, या किस में प्रारंभ में तीव्र बाद में मंद होती है, या नकारात्मक वक्र निम्न में से कौन सा होगा, या सकारात्मक वक्र निम्न में से कौन सा होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, उन सब प्रश्नों में मेरी ये आपको बताई हुई ये समझ आपके साथ काम करेगी। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, और आप अपने भरोसे को बना करके रखिए। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि निश्चित तौर पर आपके हर कठिन टॉपिक को मैं आपके साथ लेकर के आपके हर जिज्ञासा को रीट आने तक, और मुझे तो बस आपकी जब रीट आए और आपको लगे कि आपके कुछ कठिन खंडों को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा करके कहीं आपकी सहायता की थी, उस समय मुझे याद कीजिएगा, बस अपने दिमाग में, अपनी स्मृति में रखिए। और मैं हमेशा आपके कठिन बिंदुओं में आपके साथ हूँ, आपको समझाने निःशुल्क, आपको पूरी तरीके से। मैं ये लॉकडाउन को जो समय इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा एक प्रश्न पूछा कि सर, आपको ये जो फ्री दिन है, उन फ्री दिन में आप भी आराम कर सकते हो, क्यों इतना सक्रिय रहते हो? तो मैंने कहा उन बच्चों को कि मुझे चैन नहीं मिलता है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने उन बच्चों के साथ संवाद करूं, उन बच्चों के बीच में जाऊं, उन बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करूं, मुझे इसमें असीम सुख की प्राप्ति होती है, मुझे इसमें एक असीम आनंद, एक अद्भुत आनंद सा मिलता है। तो बच्चों के साथ सक्रिय पढ़ाई से जुड़ा रहता हूँ। हर, जैसे मैंने बच्चों को कहा ऑफलाइन क्लास में, कहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक विद्यार्थी होता है। तो मैं आप लोगों के साथ संवाद जब करता हूँ, आपकी जिज्ञासाओं से, आपकी परेशानियों से, आपकी समस्याओं से जब जुड़ता हूँ, तो मुझे कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता है। मैं उन बच्चों की परेशानियों में मैं कहीं काम आता हूँ। आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आपका प्रेम बहुत ज़्यादा मिलता है, आपका स्नेह बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो अधिगम की जो अवस्थाएं हमने देखी, अधिगम के हमने जो वक्र देखे, इन सभी वक्रों को, इन अवस्थाओं को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ये आपको बहुत ज़्यादा, आपको और उन बच्चों तक ये पहुँचेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले खंड में मैं साइकोलॉजी के ही अधिगम, अभी मैं अधिगम के ही कुछ अलग अलग बिंदुओं पे वीडियो आपको बना करके डालूंगा, क्योंकि अधिगम जो है वो आपके रीड साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो मैं अलग अलग सब सीखने के जो सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत, एक एक सिद्धांत पर एक एक वीडियो में प्रयास करूंगा कि विस्तार से और बहुत सरलतम भाषा में मैं आपके साथ बना करके डालूँ और शेयर करूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई
एक इच्छा शक्ति के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।